नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, अब हम जीएस के एक नए पोर्शन को पढ़ेंगे और इसका नाम है विज्ञान। अगर विज्ञान को देखा जाए तो विज्ञान के क्वेश्चन एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, सिविल सर्विसेज अर्थात आईएएस, पीसीएस और जितनी भी स्टेट्स की परीक्षाएं होती हैं, शिक्षक भर्ती, टेट, सीटेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो विज्ञान को अगर देखा जाए तो विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जीव विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा भौतिक विज्ञान। तो दोस्तों, विज्ञान के हम लोग जीव विज्ञान पोर्शन को देखेंगे। तो हेडिंग डालते हैं जीव विज्ञान। अगर जीव विज्ञान को देखा जाए तो इसे इंग्लिश में बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों यही पे आ जाता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। सबसे पहले अगर हम जीव विज्ञान को देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियों को देख लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जंतुओं और वनस्पतियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अगर जीव विज्ञान को देखा जाए तो इसका जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। अगर पहले को देखा जाए तो इसे कहते हैं जंतु विज्ञान। का क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका? जंतुओं का अध्ययन, एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। और जूलॉजी का जनक भी, जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। अगर दूसरा देखा जाए तो जीव विज्ञान की दूसरी शाखा का नाम है वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की दूसरी शाखा का नाम है वनस्पति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोटैनी के नाम से जाना जाता है। जिसे इंग्लिश में बॉटनी के नाम से जाना जाता है। और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान कहलाती है। तो यहां से हम लोग अब जीव विज्ञान की शुरुआत करेंगे। तो अगर जीव विज्ञान को देखा जाए तो सबसे पहली चीज है जो यहाँ पर, ये हम पढ़ेंगे कोशिका। तो हेडिंग डालते हैं कोशिका। तो देखा जाए अगर कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कोशिका क्या है या कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक, आधारभूत तथा मूल इकाई होती है। कोशिका क्या है दोस्तों? आपसे देख लीजिएगा, कभी भी हो सकता है परिभाषा पूछ ले, कभी हो सकता है परिभाषा ना पूछे। तो इसकी परिभाषा को अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट कर सकते हैं आप लोग। कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा आधारभूत या मौलिक इकाई होती है। कोशिका की खोज, यहां से क्वेश्चन सबसे अधिक आता है कि हु डिस्कवर्ड कोशिका, या कोशिका की खोज किसने की दोस्तों? तो कोशिका की खोज को अगर देखा जाए तो 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कहां पे की थी? मृत कोशिका से की थी, लकड़ी की एक कार्क से। तो पादपों में मृत कोशिका से, अर्थात प्लांट्स में डेड सेल से इन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो कोशिका की खोज किसने की? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट
हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कोशिका का अध्ययन, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो कोशिका से जुड़े हुए दूसरे प्रमुख वैज्ञानिक हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। तो दोस्तों थोड़ा सा नोट डाउन करते चलेंगे। अब क्या नाम बताया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की खोज की। सूक्ष्मदर्शी की खोज करने के पश्चात एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने मृत कोशिका नहीं, जीवित कोशिका की खोज की। मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, जबकि जीवित कोशिका की खोज किसने की है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने की है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने की, और इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। लिख लेंगे कुछ प्रमुख बातों को। नंबर 1, जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने की दोस्तों? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने की। दूसरा देखा जाए सूक्ष्मदर्शी की खोज। सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने की। और तीसरा अगर देखें तो इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो सबसे पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में हम लोगों ने देखा सबसे पहले इसको दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और उसके बाद हम लोगों ने पहली हेडिंग देखी कोशिका, और कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की। इसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, सूक्ष्मदर्शी की खोज की, और इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो यह है रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट साइंटिस्ट देखें तो इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, और इन्होंने केंद्रक की खोज की। किसकी खोज की है? केंद्रक की खोज की है, और केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। अर्थात कोशिका को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। तो कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज किसने की है दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। इन्हें केंद्रक की खोज का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो कोशिका सिद्धांत, क्या हेडिंग डालेंगे? कोशिका सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। तो दो साइंटिस्टों स्लीडन एंड स्वान, किसने प्रस्तुत किया? स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान ने बताया कि सभी कोशिकाएं, या वनस्पति हो या जंतु हो, सभी कोशिकाएं या सभी मानव शरीर या सभी शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो एकल कोशिका भी होती हैं। तो जंतुओं के शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक, आधारभूत तथा अनुवांशिक इकाई कहा जाता है, और जीव द्रव्य इसका भौतिक आधार होता है। तो कोशिका सिद्धांत क्या है? जंतुओं व वनस्पतियों के शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जंतुओं व वनस्पतियों के शरीर एक व एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो उनके जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक, आधारभूत तथा अनुवांशिक इकाई होती है, वह जीव द्रव्य इसका भौतिक आधार होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आप कहेंगे स्लीडन व स्वान।
स्लीडन व स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत की खोज की। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो हेडिंग डालते हैं कोशिका द्रव्य, क्योंकि कोशिका का जो जीवित भाग है इसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो लिख लेंगे कोशिका द्रव्य। इसको जीव द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है, इसे जीव द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। तो कोशिका के जीवित भाग को जीव द्रव्य नाम जे पुरिकिंजे ने दिया। जे पुरिकिंजे ने कोशिका का जो जीवित भाग था उसे क्या नाम दिया? जीव द्रव्य नाम दिया, जबकि इसकी खोज इन्होंने नहीं की थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कोशिका द्रव्य है उसकी खोज जे पुरिकिंजे ने नहीं की, लेकिन कोशिका के जीवित भाग को जीव द्रव्य नाम जे पुरिकिंजे ने लिया। तो लिख लेंगे नामकरण जे पुरिकिंजे, जे पुरिकिंजे। नेक्स्ट अगर देखिए जीव द्रव्य है क्या, तो जीव द्रव्य एक अर्ध तरल जेली के समान संरचना है। जीव द्रव्य एक अर्ध तरल जेली के समान संरचना है जिसमें केंद्रक शामिल नहीं होता है। तो मैंने क्या बताया? जीव द्रव्य एक अर्ध तरल जेली के समान संरचना होती है जिसमें केंद्रक शामिल नहीं होता है तथा इसके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली का आवरण पाया जाता है, तथा इसके चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली का आवरण पाया जाता है और इसमें सभी प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं वो पाए जाते हैं। तो कोशिकांग कहाँ पर पाए जाते हैं? जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? जे पुरिकिंजे ने। और जीव द्रव्य है क्या? कोशिका के जीवित भाग को जीव द्रव्य कहा जाता है। यह अर्ध तरल जेली के समान संरचना होती है जिसमें केंद्रक शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कोशिका के प्रकार, हेडिंग डालेंगे कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। अगर कोशिकाओं को देखा जाए तो मुख्य रूप से कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली कोशिकाओं को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। पहली कोशिका को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी कोशिका को कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। पहली कोशिका को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी कोशिका को कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोट 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है प्रारंभिक केंद्रक या प्रीमेच्योर केंद्रक या केंद्रक उपस्थित नहीं। तो वे सभी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक प्रारंभिक रूप का होता है या केंद्रक उपस्थित नहीं होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और वे सभी कोशिकाएं जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, वे सभी कोशिकाएं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक कहा जाता है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक केंद्रक नहीं होगा और होगा तो प्रारंभिक अर्थात प्रीमेच्योर अवस्था में पाया जाएगा। और वे सभी कोशिकाएं जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है क्या कहलाती हैं? आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पूछता है इनमें से कौन सी कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका है या कौन सी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अगर एग्जाम्पल देखे जाएं तो ये हैं आपके जीवाणु, बैक्टीरिया व नीले हरे शैवाल जिन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। तो जीवाणु व नीले हरे शैवाल किस कोशिका का उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। अगर यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण देखा जाए तो यहां पर लिख सकते हैं
जीवाणु व नीले हरे शैवालों को छोड़कर, जीवाणु व नीले हरे शैवालों को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाएं, अन्य सभी वनस्पति व जंतु कोशिकाएं, अन्य सभी वनस्पति व जंतु कोशिकाएं किसका एग्जाम्पल होंगी? आपकी यूकैरियोटिक का। तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल क्या हुए आपके? जीवाणु व नीले हरे शैवाल। और यूकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक नहीं होंगे, अर्थात प्रोकैरियोटिक कौन कौन से हैं आपके? जीवाणु और नीले हरे शैवाल। इन सभी को छोड़कर जितने भी आपकी कोशिकाएं हैं सबको क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कभी कभी, जैसे मैंने आपको यहां बता दिया कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य का नामकरण किसने किया और कोशिका के प्रकार। एक दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीव द्रव्य को भौतिक आधार किसने बताया है, या कोशिका का भौतिक आधार जीव द्रव्य को किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो इनका नाम है हेक्सले। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर एक चीज और लिख लीजिए। हेक्सले ने जीव द्रव्य को, हेक्सले ने जीव द्रव्य को भौतिक आधार बताया है। हेक्सले ने जीव द्रव्य को भौतिक आधार बताया है। किसका भौतिक आधार बताया है? कोशिका का भौतिक आधार बताया है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो जो कोशिकाएं हैं ये बनी कैसी हैं? तो सबसे पहले देखें तो छोटे छोटे आपके एलिमेंट्स होते हैं, कण होते हैं, जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है? आपके परमाणु होते हैं। परमाणु किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। अणु से निर्मित जो होता है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ मिल करके किसका निर्माण करते हैं? ये सेल का निर्माण करते हैं, कोशिका का निर्माण करते हैं। कोशिका मिल करके ऊतक का निर्माण करती है, कोशिका मिल करके ऊतक का निर्माण करती है। तो ऊतक क्या है? कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना व कार्य में एक समान होता है। क्या कहलाता है? आपका ऊतक कहलाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो ऊतक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। कई अंग मिलकर के आपस में जिनके कार्य एक समान हो, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र मिलकर के समुदाय का निर्माण करता है, और समुदाय जो होता है यह जनसंख्या के लिए उत्तरदायी अर्थात शरीर का निर्माण करता है। तो इसके क्रम को लिख लेंगे, कोशिका के निर्माण का क्रम दोस्तों लिख लेंगे। ठीक है, देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहले क्या है आपके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीनों क्या हैं आपके? परमाणु हैं। और परमाणु मिल करके किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु मिल करके, परमाणु को मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके अणु अर्थात एटम का निर्माण करते हैं। अणु को देखा जाए तो अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं। पदार्थ मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? कोशिका का, सेल का निर्माण करेंगे। जब कोशिकाओं, एक ही प्रकार की कई कोशिकाएं आपस में सम्मिलित हो जाती हैं जिनके संरचना व कार्य एक समान होते हैं तो उन्हें ऊतक कहा जाता है। तो कोशिकाएं आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? ऊतकों का निर्माण करती हैं। ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं, और अंग आपस में मिलकर के जब अंगों के कार्य एक समान होते हैं तो उन्हें कहा जाता है क्या? अंग तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग तंत्र कहा जाता है। तो अंग मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? अंग तंत्र का निर्माण करेंगे।
अंग तंत्र को देखा जाए तो अंग तंत्र मिलकर के समुदाय का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? समुदाय का निर्माण करते हैं। और समुदाय से जनसंख्या या कह सकते हैं कि शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले परमाणु, परमाणु से मिलकर बनेगा आपका अणु, अणु मिलकर के बनाएगा पदार्थ को, पदार्थ मिलकर के कोशिका का निर्माण करेंगे, कोशिका मिलकर के ऊतकों का निर्माण करेगी, ऊतक से मिलकर के अंगों का निर्माण होगा, अंगों से अंग तंत्र बनेंगे, अंग तंत्र से आपका समुदाय विकसित होगा और समुदाय से हमारे शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो छोटा सा एक प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या है? सभी कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य के चारों ओर एक पतली सी अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो कोशिका झिल्ली से कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली को या प्लाज्मा झिल्ली को इकाई झिल्ली किसने कहा? तो इसे इकाई झिल्ली कहा है रॉबर्टसन ने। किसने कहा है? रॉबर्टसन ने। इसकी त्रिस्तरीय संरचना डेनियल व डेविडसन ने प्रस्तुत की है। इसकी त्रिस्तरीय संरचना डेनियल व डेविडसन ने प्रस्तुत की है व सिंगर और निकोलस ने इसका तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया है। तो हेडिंग डाल देंगे यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो सभी कोशिकाओं में लगभग सभी कोशिकाओं में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये पाई जाती है और ये कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है, अर्थात इसमें जो ट्रांसफर होगा वो एक ही दिशा में होता है, दूसरी दिशा में नहीं होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली को सबसे पहले क्या कहा? इकाई झिल्ली। क्या कहा? इकाई झिल्ली अर्थात यूनिट मेम्ब्रेन कहा। क्या कहा? यूनिट मेम्ब्रेन कहा। और ये किसने कहा? रॉबर्टसन ने। किसने कहा? रॉबर्टसन ने। तो रॉबर्टसन ने प्लाज्मा झिल्ली को इकाई झिल्ली या यूनिट मेम्ब्रेन कहा। नेक्स्ट देखें तो इसका त्रिस्तरीय संरचना, इसकी संरचना कैसी होती है? त्रिस्तरीय संरचना, और ये प्रस्तुत की आपकी डेनियल व डेविडसन। डेनियल व डेविडसन ने इसकी त्रिस्तरीय संरचना प्रस्तुत की। अगर त्रिस्तरीय संरचना को देखा जाए तो इसका अर्थ है कि यह 3 स्तरों में बटी होती है। सबसे ऊपरी स्तर जो होता है ये प्रोटीन का होता है और सबसे अंतिम जो स्तर होता है ये भी प्रोटीन का होता है और बीच का जो स्तर होता है वो लिपिड से मिलकर बना होता है। तो इसे कह सकते हैं एक तरीके से सैंडविच संरचना। क्या कह सकते हैं? सैंडविच संरचना। अर्थात नीचे अगर देखें तो एक बंद का बेस होता है, बीच में आपका आलू या जो पदार्थ आप भरना चाहें और उसके ऊपर पुनः एक बंद की संरचना। तो कह सकते हैं इसे क्या हम कहेंगे? सैंडविच संरचना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल। तो तरल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? सिंगर व निकोलस ने। किसने प्रस्तुत किया? सिंगर व निकोलस ने इसका तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया। नेक्स्ट अगर देखें तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका को अगर देखा जाए तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये एक कोशिकीय होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोशिकीय होता है और इसे हमारी धरती की सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ये कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा अर्थात ऑस्ट्रिच एग जो होता है ये सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका देखी जाए तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है इसे कहा जाता है माइक्रोप्लाज्म। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है?
माइक्रोप्लाज्म। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका देखी जाए तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, इसे कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, साइटोन, एक्सॉन और डेंड्रॉन। और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका देखी जाए, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका देखें तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है ये है आपकी शुक्राणु। इसे कहा जाता है शुक्राणु या स्पर्म। जो शुक्राणु या स्पर्म होते हैं ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि इस कोशिका में जो कोशिका द्रव्य है इसमें कुछ प्रकार के या कई प्रकार के छोटे छोटे से कोशिकांग पाए जाते हैं। और इन कोशिकांगों के कॉमन नेम कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, अंतःद्रव्यीय जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है, केंद्रक को क्या कहा जाता है, गोल्गी कॉय को या गोल्गी अपर्चर्स को क्या कहा जाता है, और हरित लवक को किस नाम से जाना जाता है। तो हेडिंग डालेंगे कोशिकांग व उनके अन्य नाम। हेडिंग डाल देंगे कोशिकांग। ठीक है। तो सबसे पहला कोशिकांग अगर हम देखेंगे, इनको इंग्लिश में बोलते हैं सेल ऑर्गन्स। सबसे पहला कोशिकांग देखें तो इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह या अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे कोशिका का ऊर्जागृह, इसे कोशिका का ऊर्जागृह व अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है, व अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। क्यों कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है? क्योंकि ऑक्सीश्वसन की जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसकी मुख्य रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होती है? ग्रहणा भाग में होती है, जिसमें हमें एटीपी के अणु अर्थात ऊर्जा की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। एटीपी का तात्पर्य होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 3 फॉर्म में होते हैं, एटीपी, एडीपी, एएमपी। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एएमपी का तात्पर्य होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरा कोशिकांग देखेंगे तो इसका नाम है राइबोसोम और इसे प्रोटीन का जन्मदाता कहा जाता है। लिख लेंगे राइबोसोम। ठीक है। राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री व कोशिका का इंजन कहा जाता है इसे कोशिका का इंजन कहा जाता है। ठीक है। राइबोसोम्स को नेक्स्ट लिखेंगे लाइसोसोम और लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 देखेंगे तो इसका नाम है लाइसोसोम और लाइसोसोम्स को
कोशिका की आत्मघाती थैलियां कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैलियां कहा जाता है। ठीक है। नंबर 4 अगर देखा जाए तो नंबर 4 है हमारा अंतःद्रवीय जालिका। क्या नाम है? अंतःद्रवीय जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है और इसे कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है। लिख लेंगे अंतःद्रवीय जालिका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर के नाम से जाना जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। जो रफ ईआर होते हैं इसमें राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, जबकि जो स्मूथ ईआर होते हैं इसमें राइबोसोम्स उपस्थित नहीं होते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है। कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये है हमारा केंद्रक, और केंद्रक को क्या कहा जाता है? कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका का कंट्रोल रूम केंद्रक को कहा जाता है। लिख लेंगे केंद्रक। क्या कहा जाता है इसे? कोशिका का कंट्रोल रूम। नेक्स्ट अगर देखें तो ये है गोल्गी काय। क्या है आपका? गोल्गी काय। गोल्गी काय को अगर देखें तो गोल्गी काय को कोशिका का यातायात प्रदर्शक कहा जाता है। अर्थात ये यातायात करने में जो परिवहन होता है उसमें सहायता प्रदान करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का यातायात प्रदर्शक कहा जाता है। लिख लेंगे कोशिका का यातायात प्रदर्शक। नेक्स्ट अगर देखें तो ये है हरित लवक। इसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अगर देखें तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही जो पत्तियां होती हैं इनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक को अगर देखें तो ये करता क्या है? क्लोरोफिल वर्णक कार्बन डाइऑक्साइड व जल की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश हो, HV हो और क्या हो आपका? क्लोरोफिल वर्णक हो, इसकी उपस्थिति में जो हरे पौधे होते हैं ये भोजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। व इस अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और इसे ही कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि किसके द्वारा होती है? हरित लवक के द्वारा होती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर, क्योंकि देखिए भोजन का निर्माण होता है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिख लेंगे कोशिका का रसोई घर कहते हैं इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो ये है नंबर 8 और इसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के नाम से इसे जाना जाता है और इसे कोशिका का दरबान कहा जाता है। क्यों? मैंने आपसे बताया भी अभी कि इसमें क्या होता है? अर्धपारगम्य होता है, तो एक दिशा में जाता है दूसरी दिशा में नहीं जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं? इसे कोशिका का दरबान कहा जाता है, अर्थात दरबारी के रूप में ये कार्य करता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहे, लगातार साइंस की क्लास होती रहेगी और आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी अधिक से अधिक साइंस की क्लासेस मिल सके। दोस्तों, धन्यवाद।